अच्छा हाँ, रीनल मेडिसिन का जो है एक ओवरव्यू काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं और एक ओवरव्यू होगा तो फिर आसानी होगी इसे पढ़ने में भी और सिनेरियोज देख के जो है आइडेंटिफाई करने में भी कि पेशेंट को क्या मसला है। तो रीनल मेडिसिन में हम दो चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक तो रीनल मेडिसिन इटसेल्फ जिसमें रीनल डिजीज डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़। तो एक रीनल नेफ्रोलॉजी हमने डिस्कस करनी है इंशाल्लाह और नेफ्रोलॉजी के अलावा हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हम एसिडोसिस, अल्कलोसिस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होम्योस्टेसिस ये देखेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेफ्रोलॉजी से। अब नेफ्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ेज़ आ जाती हैं। एक डिजीज़ेज़ की हम लिस्ट बनाते हैं पहले। हम पहले डिजीज़ेज़ देखेंगे कौन कौन से हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं, लिस्ट बना देते हैं। उसके बाद साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं रीनल डिजीज़ेज़ के और इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी होती हैं और उसी के साथ हम टाई इन करेंगे कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्या मतलब है, इन्वेस्टिगेशंस की सिग्निफिकेंस क्या है, उनमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखने के लिए और फिर हम आज एक टॉपिक साथ डिस्कस करेंगे। तो रीनल डिजीज़ेस कौन कौन सी होती हैं, तो चार पांच नाम हम लिख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। acute renal failure, एक्यूट chronic रीनल renal फेलियर, failure, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर, polycystic ठीक है, गुड। क्रोनिक आरएफ आ जाता है, क्रोनिक रीनल फेलियर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक हो गया। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक। nephrotic syndrome, nephritic syndrome. एक्सेलेंट। तो एक हम लिख लेते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स और अगला है नेफ्रिटिक सिंड्रोम्स। और क्या हो सकता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस, एक्सेलेंट। Crohn, हाइड्रोनेफ्रोसिस और nephrolithiasis, नेफ्रोलिथियोसिस, ठीक है। इन इसको दूसरी तरह लिख लूँ, किडनी स्टोन्स, एक्सेलेंट। एक और बना देते हैं, पायलोनेफ्राइटिस। UTI, UTI, यूटीआईज, ठीक है। यूटीआईज में पायलोनेफ्राइटिस भी आ जाएगा, सिस्टाइटिस भी आ जाएगा, यूरेथ्राइटिस भी आ जाएगा, एक्सेलेंट। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स। tumor, ट्यूमर्स, ठीक है, ट्यूमर्स भी आ जाते हैं, एक्सीलेंट। और चलो इसको हम एल्पोर्ट सिंड्रोम जो हम पढ़ते हैं। एल्पोर्ट सिंड्रोम, ठीक है। एल्पोर्ट सिंड्रोम इज अ नेफ्रेटिक सिंड्रोम, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक और, एक्सीलेंट, इट्स अ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अच्छा, अब लिस्ट तो हमने काफ़ी अच्छी बना ली है और इम्पॉर्टेंट डिजीजेस मोर लेस सारे यही हैं, लेकिन अगर हम इस लिस्ट को थोड़ा सा एनाटॉमिकली अरेंज करें, उसका मतलब ये है कि हम लोकेशन वाइज डिजीज़ेस को डिवाइड करें तो उससे हमें फ़ायदा होगा और हम आपको में आगे जाके हम देखेंगे भी कि इन्वेस्टिगेशंस भी की फाइंडिंग्स भी उसी तरह डिवाइडेड हैं। एनाटमी के लिहाज से क्या मतलब है, आपको पता ही, नेफ्रोलॉजी पूरा जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट देखें तो किडनीज, यूरेटस, ब्लैडर और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आते हैं। तो किडनीज़ की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो किडनीज़ में एक नेफ्रॉन सिस्टम होता है, कलेक्टिंग सिस्टम होता है। नेफ्रॉन्स की हम आगे जाके बात करें तो एक ग्लोमेरुलाई उनमें आते हैं, फिर उनमें ट्यूब्यूल्स प्लस उनके सराउंडिंग का टिश्यू है जिसको इंटरस्टिशियम कहते हैं, और फिर कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। और इसके बाद वाला जो है सारा वो यूरिनरी ट्रैक्ट है। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, उनके अपने फीचर्स हैं। इसमें आप देखें कि जिस तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, दे बिलोंग टू ग्लोमेरुलाई। हाइड्रोनेफ्रोसिस है, इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनी स्टोन्स कलेक्टिंग डक्ट्स में भी हो सकते हैं, ट्रैक्ट्स में भी हो सकते हैं, ट्यूमर्स इनमें से कहीं भी हो सकते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी इन एरियाज को इन्वॉल्व करता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिजीजेस, इनको हम डिवाइड करेंगे
एनाटॉमिकली इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे और उसकी सिग्निफिकेंस हम देखते हैं थोड़ी देर तक। आप अगर ये पेशेंट्स हैं कैसे प्रेजेंट करेंगे, व्हाट विल बी द सिम्टम्स विद विच दीज पेशेंट्स माइट प्रेजेंट हु हैव अ रीनल डिजीज, क्या सिम्टम्स हो सकते प्रोटीन हैं? यूरिया हो सकता है, हीमोचूरिया हो सकता है, ठीक है, जीएफआर कम हो सकता है। जीएफआर कम हो सकता है। तो पेशेंट आपको आकर कहेगा कि मुझे प्रोटीन यूरिया है, पेशेंट आपको आके नहीं नहीं, कहेगा सिम्टम्स कि जी, नहीं। फिर क्या? हीमोचूरिया बता सकता है, अगर ग्रॉस हो तो हाँ बिल्कुल, हीमोचूरिया बता सकता है, लेकिन excellent, blood in urine, so one of the symptoms is blood in urine। blood in urine किस कंडीशन में हो सकता है? नेफ्रेटिक सिंड्रोम में, रीनल स्टोन्स में। excellent, इंफ्लेमेशन वगैरह हो या फिर in, स्टोन हो। बिल्कुल, तो नेफ्रेटिक स्टोन्स मैंने लिख दिया, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में हो सकता है। अभी एक का नाम लिखते हैं हम, ठीक हो गया। तो ब्लड इन यूरिन इज वन ऑफ द सिम्टम्स। और बर्निंग मैच्योरेशन, एक्सीलेंट, बर्निंग मैच्योरेशन, अर्जेंसी, एडिमा, edema, burning maturation, number 3 urgency, number 4 edema, हेजिटेंसी। 5 एन यूरिया, एंड्यूरिया। एंड्यूरिया क्या होता है? इसकी जगह अगर एक बेहतर टर्म में लिखूं वो होगी जो पेशेंट कहेगा डिक्रीज यूरिनेशन, डिसयूरिया, डिसयूरिया। इसको हम कहते हैं पेनफुल यूरिनेशन। हाइपरटेंशन। ठीक है, एक्सीलेंट। हाइपरटेंशन की, फर्स्ट इन यूरिन, हाइपरटेंशन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो सकती है पेशेंट की। हाइपरटेंशन की बजाय इसको थोड़ा सा इस तरह कहेंगे कि हाइपरटेंशन एक पेशेंट को हो सकती है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर है तो एक साइन, अगर पेशेंट जो है वो एक दो कंडीशंस हैं, या फॉलोअप कह सकता है या रेफर हो सकता है विद हाइपरटेंशन। मतलब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है कि दिस पेशेंट हु इज़ अ नोन केस ऑफ ये इज़ रेफर्ड विद ये रेफर्ड विद हाइपरटेंशन ड्यू टू नेफ्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन या यूरिनरी इवैल्यूएशन। लेकिन हाइपरटेंशन इटसेल्फ उसकी क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है, ये बताएं। हेडेक हो सकता है और वॉमिटिंग, हेडेक और ब्लड विजन। हेडेक, नोसिया एंड वॉमिटिंग, ब्लड विजन, बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा? अच्छा, मुझे सॉरी नहीं, फर्स्ट इन यूरिन, फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन, एक्सीलेंट, ठीक है। और फर्स्ट इन यूरिन, कॉलिकी पेन, फर्स्ट इन यूरिन, फर्स्ट इन यूरिन, ठीक है। फ्लैंक पेन कैन बी colicky pain, that is one characteristic of it। color change in urine, color change in urine, एब्डोमिनल फुलनेस abdominal fullness, बेहतरीन। एंड ड्रैगिंग सेंसेशन। प्लस ट्रैकिंग सेंसेशन कर लें, चलें ठीक है। हेसिटेंसी, टेंशन, हेजिटेंसी, हेजिटेंसी मैंने लिखा है, नहीं लिखा अभी तक, ठीक हो गया। और इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। और frothy urine, frothy urine, excellent। वैसे ये जो वॉमिटिंग है ये सिर्फ किडनी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, अगर बीपी हाई ना हो तब भी बिल्कुल हो वॉमिटिंग सकती हो है, सकती है, वैसे अलग से वॉमिटिंग। बिल्कुल हो सकती है। तो इसको हम अलग से भी लिख लेते हैं, नॉसिया एंड वॉमिटिंग। तो आपने काफ़ी ज़्यादा एक लंबी ने सिम्टम्स की लिस्ट बना दी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आप सिम्टम्स पे अगर गौर करें तो कुछ हैं सिम्टम्स जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं, आपको पता है वो कौन कौन से हैं? कुछ सिम्टम्स हैं जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को कहते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट क्या मतलब है? ब्लैडर, ब्लैडर के आगे जो यूरेथ्रा है वो, उनको इंडिकेट करते हैं। कुछ सिम्टम्स इनमें जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरेटर और अपर पार्ट ऑफ द किडनी, पेल्विस, उन वहाँ लोकलाइज करते हैं, ठीक है।
तो अब इसमें से हम देख लेते हैं कि इन सिम्टम्स की क्या क्या सिग्निफिकेंस है और फिर थोड़ा सा इनको दोबारा ऑर्गेनाइज करते हैं। ब्लड इन यूरिन नेफ्रोटिक या सॉरी नेफ्रेटिक सिंड्रोम में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बर्निंग मैच्योरेशन किस में होती है? भाई ये जो पेल्विक स्टोन्स होते हैं उसमें भी ग्रॉस हेमाचूरिया होता है ना? बिल्कुल हो सकता है, स्टोन्स में हो सकता है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में हो पेल्विक सकता है। स्टोन। तो रीनल स्टोन में भी होता किस में हो सकता है? मेलिग्नेंसी में। एक्सेलेंट। है, ट्यूमर, ट्यूमर, बिल्कुल। ट्यूमर लिख लेते हैं। बर्निंग मैच्योरेशन किस किस कंडीशन में होती है? इन्फेक्शन, यूटीआई, यूटीआई यूटीआईज में में। एक्सेलेंट। यूटीआईज का ये एक इंडिकेशन है। अर्जेंसी किस में होती है? यूटीआई यूटीआईज में। ठीक है। एडिमा किस में हो सकता है? पीपीएच में भी होती है ना अर्जेंसी? नहीं, पीपीएच में भी अर्जेंसी हो सकती है, लेकिन होती नहीं, उसमें अर्जेंसी नहीं होती, उसमें बाकी मीरियड आता है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें हेजिटेंसी आती है बीपीएच में, या ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, BOO टर्म आप पढ़ेंगे जब आप यूरोलॉजी में, सर्जरी में बीपीएच पढ़ेंगे। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। एजेंसी का मतलब है कि समथिंग इज इरिटेटिंग द ब्लैडर and it is causing the sensation or urging the patient to urinate. ब्लैडर उल्टा हेजिटेंसी या ऑब्स्ट्रक्शन उल्टा काम करती है। पेशेंट को यूरिनेशन की फीलिंग होगी बट पेशेंट विल नॉट बी एबल टू यूरिनेट, दैट इज हेजिटेंसी। अर्जेंसी यूटीआई इसमें होगी। पेट स्वेलिंग किस में होगी? क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। एक्सीलेंट। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकती है। डिक्रीज यूरिनेशन। ये तकरीबन सारी किडनी डिजीज रीनल फेलियर का होता है। ये बिल्कुल, पढ़ना चलो मुझे अजीब- रीनल फेलियर हो जाए। एक्सीलेंट। पेनफुल यूरिनेशन। स्टोन्स की प्रेजेंस में। एक्सीलेंट। स्टोन्स की प्रेजेंट में। और यूटीआईज में। यूटीआईज में। एक्सीलेंट। स्टोन्स में अगर यूरिथ्रल स्टोन है तब पेनफुल यूरिनेशन होगी, वरना अदरवाइज पेशेंट कहेगा फ्लैंक पेन। तो फ्लैंक पेन और कोलिकिन पेन क्लासिकली आपको पता है कि स्टोन्स में या अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन अगर है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरेटर्स में, तब होगी। पस इन यूरिन, यूटीआईज। सिंपल। कलर चेंज इन यूरिन किस कंडीशन में हो सकता है? मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, कोई मेडिसिन। ठीक है। मेडिसिन फॉर एग्जांपल? चलो मेडिसिन का एग्जांपल मैंने खुद दे दी। मलेरिया में ब्लैक हो जाता है, एक्सीलेंट। कुछ डिजीज है मलेरिया में, और ठीक है। मलेरिया में ब्लैक क्यों होता है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो। ठीक है। तो अच्छा, आपने एक बता दिया ड्रग, एक आपने कहा ब्लड। मलेरिया में ब्लैक क्यों होता है? आरबीसीज की हेमोलिसिस होती है तो एचबी ठीक है, बिल्कुल सही। यूरिन में आरबीसीज की हेमोलिसिस होगी तो यूरिन में क्या आएगा? एचबी यानी हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन आएगा। हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से कलर चेंज हो सकता है। एब्डोमिनल फुलनेस, स्ट्राइकिंग सेंसेशन, मास को इंडिकेट कर रहा है, कैन बी ए ट्यूमर, कैन बी ए पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। हेजिटेंसी भी ये हो, स्ट्रेप्टोकोकल भी होता है ना, कलर चेंज स्ट्रेप्टोकोकल बिल्कुल। इन्फेक्शन। कलर चेंज होगा तो ब्लड इन यूरिन आएगा। ब्लड इन यूरिन RPGN पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हो सकता है। इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस जो है इसकी काफ़ी रीज़न है, आप इसको ज़रा साइड पे रख देते हैं क्योंकि सर्जिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है। फ्रॉथी यूरिन। फ्रॉथी यूरिन किस में है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अगेन ये लिस्ट थोड़ी सी मतलब आपने काफ़ी अच्छा बता दिया कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पर इस डिजीज़ को अगर लिस्ट को हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑर्गेनाइज करें तो हमने थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसमें काफ़ी जो है वो डिजीज़ हैं, सिम्टम्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको पता है इट्स डिजीज़ ऑफ द ग्लोमेरुलाई।
तो एडीमा या स्वेलिंग, चलो मैं टर्म्स यूज उससे कर लेता हूँ। एडीमा, फिर क्या क्या है, ब्लड इन यूरिन, proteinuria, प्रोटीन एक्सेलेंट। यूरिन यूरिन प्रोटीन यूरिया फीचर तो नहीं होगा, मतलब सिम्टम नहीं होगा, लेकिन वो हो सकता है। मतलब उसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसमें एडीमा आ जाता है, बॉडी स्वेलिंग होगी, ब्लड इन यूरिन। तो ये देखें, दीज फीचर्स दे इंडिकेट दैट द डिजीज इज कमिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम हमें कैसे पता लगेगा, अपनी इन्वेस्टिगेशंस पे आके जाके देख लेते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट। अब यूरिनरी ट्रैक्ट में खुद आपको समझ आ रही है कि इफ अ पेशेंट हैज़ फ्लैंक पेन, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। इफ अ पेशेंट हैज़ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स कौन कौन से, हेजिटेंसी, फिर इवन अर्जेंसी, these indicate that the bladder is being affected. Outlet obstruction के तो symptoms नहीं है, but the bladder is affected. Similarly, burning micturition, urethra is affected. Pus in urine, the tract is being affected. So based on the symptoms, we are able to grossly localize के मसला कहाँ है। अगर बहुत clear cut symptoms हैं, तो then we can, जिस तरह if a patient has edema, patient has swelling, patient has frothy urine, so yes, we can say कि it's a glomerulus. But otherwise, it's difficult to say just based on the symptoms कि urinary tract में या specifically kidney में disease process कहाँ localized है। That is why in cases of in nephrology, in symptoms, signs, examination के साथ साथ investigations are also very important. Investigations जो है वो समझने के एक तरह का staple है, they are becoming part of the examination. मतलब कि हर patient में कुछ investigations आप कराते हैं ही हैं, और वो इतनी important हैं कि वो फिर आगे further investigations के बारे में बताएंगे। तो सिम्टम्स हमने देख लिए। साइंस क्या हो सकते हैं पेशेंट जिसको रीनल डिजीज है? हेमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया, डिक्रीज जीएफआर। हीमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया, डिक्रीज जीएफआर, क्या किस एग्जामिनेशन पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी? एक यूरिनारी करवा सकते हैं, यूरिनरी तो RFT करवा सकते ठीक है, यूरिनरी इज एन एग्जाम, नॉट इन्वेस्टिगेशन, इट्स एन एग्जामिनेशन। सॉरी, एग्जामिनेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन है। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, एग्जामिनेशंस। edema मिलेगा, एडीमा, ठीक है, तो एग्जामिनेशन पे एडीमा मिलेगा। सिस्टम कौन सा आप एग्जामिन करना चाहेंगे अगर आप एक प्रॉब्लम सस्पेक्ट कर रहे हैं? cardiovascular, कार्डियोवास्कुलर, एक्सीलेंट। कार्डियोवास्कुलर और nervous system, नर्वस सिस्टम, और जहाँ पे किडनीज लोकेटेड हैं, GIT एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे ब्लैडर फुलनेस या एक एब्डोमिनल फुलनेस है तो मैस आप पैल्पेट कर सकते हैं, पैलेट कर सकते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे एडीमा मिल सकता है, हाफ एंड हाफ नेल्स मिल जाएंगे इन पेशेंट्स ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़, प्लूराइटिस के मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगेन दीज फाइंडिंग्स आर नॉट डायग्नोस्टिक इन themselves, दे आर जस्ट इंडिकेटिव। तो साइंस और सिम्टम्स अगेन थोड़े से इसके ना नॉन स्पेसिफिक हैं। जिस तरह हम कार्डियोवैस्कुलर की हमने बात की थी, तो इतनी ज़्यादा हार्ट साउंड्स थी, JVP फाइंडिंग्स थी, ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग्स थी, दे ऑल इंडिकेट and even sometimes diagnose the condition, lead to a clinical diagnosis. Abdominal urinary system examination can be unremarkable, but most of the times it is unremarkable. Seldom it is diagnostic. The signs, symptoms, और फिर जो सबसे important चीज़ है नेफ्रोलॉजी में जिस पे हमारा आज मेन फोकस होगा, those are investigations. Investigations, they help us localize the disease, जो हमने भी एक एनाटॉमी बताई थी कि कहाँ है डिजीज़ प्रोसेस लोकलाइज्ड, एंड दे आल्सो हेल्प अस आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द डिजीज़. व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म इफ वी आर सस्पेक्टिंग ए रीनल डिजीज़ इन अ पेशेंट? यूरिनारी, GFR, urinary, GFR, excellent. GFR. Number 2, RFT, urinary. RFPs, ठीक है, आरी से क्या बनता है? आरी से क्या मतलब है?
जो R/P routine रूटीन एग्जामिनेशन, ठीक है, और RFTs यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर। तो क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का लेवल देखेंगे ब्लड टेस्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम एक्सेलेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता लगी है। सीरम ultrasound ये जो भी ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 6 में क्या, एक मुझे पहले एक आया था सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स से पहले, BUN लेवल्स। नंबर 7 इलेक्ट्रोलाइट्स। ब्लड भाई ग्लूकोज, क्या चीज़? अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, USG, KUB। KUB का क्या मतलब है? किडनी यूरेटर ब्लैडर किडनी यूरेटर ब्लैडर, एक्सेलेंट। तो USG किडनी यूरेटर ब्लैडर। और भाई क्रेटिनिन नहीं आ जाता है। सीरम ब्लड क्रिएटिनिन, ग्लूकोज। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज भी आ गया था दरमियान में, वो क्यों करवाएंगे किसी पे अगर पेशेंट ये है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। बिल्कुल ठीक है, एक्सेलेंट। तो ब्लड ग्लूकोज प्लस HbA1c। और इन्वेस्टिगेशन वही एक और मुझे पता है, कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर तो नहीं ना इंक्लूड होता, उससे वो अलग से करवाते हैं ना? नहीं, कैल्शियम भी। कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जब आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करा रहे हैं तो उसमें ये आएंगे। ठीक है। भाई बायो और बायोप्सी, इलेक्ट्रॉन और फ्लोरेसेंस एक्सीलेंट। तो बायोप्सी प्लस माइनस इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये चलो बायोप्सी के अंदर ही आ जाता है। तो एक्सीलेंट, बायोप्सी। पैराथायराइड हार्मोन लेवल, कौन से हार्मोन लेवल्स? पीटीएच। PTH, पैराथायरॉयड, एक्सीलेंट। पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स हम स्पेसिफिकली जो कराते हैं, ये हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कैल्शियम में रीनल डिजीजेस में करा सकते हैं, मोर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। PTH लेवल्स हो गए। भाई अगर वो ना एरिथ्रोपोइटिन किडनी एक वक्त पे एक, एरिथ्रोपोइटिन करा सकते हैं भाई। बिल्कुल एरिथ्रोपोइटिन करा सकते हैं। एरिथ्रोपोइटिन क्यों करवाएंगे? एनीमिया चेक करेंगे ना, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। फेलियर में बिल्कुल, नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, फेलियर में एरिथ्रोपोइटिन आपको पता है कम हो जाता है। कोई आसान तरीका है फेलियर में देखने के एरिथ्रोपोइटिन इफेक्ट्स, बजाय इसके कि आप देखो ब्लड सीपी कराना CP एरिथ्रोपोइटिन करा सकते हैं। एरिथ्रोपोइटिन का कोई मकसद हो ना, आप अगर एक चीज़ का लेवल चेक कर रहे हैं तो एरिथ्रोपोइटिन CKD में कम होता है, उसकी वजह से एनीमिया होता है। एक CBC जो 50 रुपए की है वो काफ़ी सस्ती है, शायद 150 की होगी मुझे अब याद नहीं आ रहा, काफ़ी सस्ती है कंपेयर टू एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स जो इधर हॉस्पिटल्स में नहीं होते। तो आपने अगर एनीमिया देखना है तो CBC इज़ बेटर। और पंक्चर, CBC यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर ऊपर हम डाल चुके हैं एक बार। सीटी स्कैन भाई। CT स्कैन, ठीक है, एक्सीलेंट। पहले करवा होती है ना, CT स्कैन, और क्या हुआ? मुझे आवाज़ में कट रही थी। आईवी यूरोग्राफी भी होती है ना। IVU, एक्सीलेंट, IV यूरोग्राफी, ठीक है। एक्सरे। तो इन्वेस्टिगेशंस आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा बताई हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज करके रखूँगा आपके सामने, इन्हीं इन्वेस्टिगेशंस को, और थोड़ी सी हम इनकी सेंस बनाएंगे। पहले हम इनको ऑर्गेनाइज कर, सिस्टोस्कोपी, क्या हो सकती है? एक और आई है, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी, एक्सीलेंट, सिस्टोस्कोपी। अच्छा, मैं कभी आपको एक ऐसी बात बता देता हूँ, इसमें से बहुत सी इन्वेस्टिगेशन जो भी रिसेंट, लेकिन दीज आर यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, नॉट न्यूरोलॉजिक। थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, और वो फ़र्क क्या है अभी हम देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस जो है उनकी मैं ब्रॉड हेडिंग अगर आपको बताऊं तो सम इन्वेस्टिगेशंस आर यूज्ड टू असेस द फंक्शन ऑफ द किडनी, दोज आर कॉल्ड रीनल फंक्शन टेस्ट्स और सिंपली RFTs। RFTs में क्या क्या आता है?
What are the tests which we use to assess the function of the kidney? One is the estimated GFR. Number two, it is this estimated GFR क्या कैसे निकालते हैं, आपको किसी को पता है? क्रेटिनिन वगैरह का बिल्कुल, क्रेटिनिन क्लियरेंस देख के, एक्सीलेंट। एस्टिमेटेड GFR की किडनी की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितनी है, नंबर वन। नंबर टू, वी असेस द सीरम क्रेटिनिन लेवल्स। नंबर थ्री, वी कैन असेस द सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स। ठीक है, तो सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स, और इनमें आई थिंक यही सारी आ जाती हैं। तो these investigations, these are the investigations which help us assess the functioning of the kidney. इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हम देखते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, नंबर टू GFR, GFR सीरम क्रेटिनिन लेवल्स कितने हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना है। ठीक हो गया, these are the RFTs which we look at. Number two as urine RE, या ब्रॉडली स्पीकिंग इसको हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जो हमारे लिए आसान होगी, यूरिन एनालिसिस। ठीक है, द टर्मिनोलॉजी वी विल बी यूजिंग इज यूरिन एनालिसिस। अब यूरिन एनालिसिस में काफ़ी कुछ आ जाता है। आप इसमें से देखें, आपने क्या क्या इसमें यूरिन एनालिसिस में बताया है। यूरिन एनालिसिस के लिए प्रोटीन, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, प्रोटीन यूरिया किसी ने आरबीसी, RPCs बिल्कुल, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में नहीं। चलो, इसमें जो है आप काफ़ी चीज़ें असेस करते हैं। प्रोटीन यूरिया, कितना ज़्यादा प्रोटीन है यूरिन में, प्रोटीन यूरिया। द सेकंड इज हीमेचूरिया, इफ देयर इज ब्लड इन द यूरिन। और क्या असेस कर सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को भी देख सकते हैं, ये एक्सेलेंट। कास्ट हो। बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, अगर बैक्टीरिया है इन द यूरिन, अच्छा, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल हाई ग्लूकोसूरिया भी। बिल्कुल, एक्सेलेंट, ग्लूकोज यूरिया। अगर यूरिन के अंदर WBCs हो तो उसे क्या कहेंगे, यूकोरिया। पाई यूरिया कहते हैं, एक्सेलेंट। तो प्रोटीन यूरिया, हीमेचूरिया, बैक्टीरिया, ग्लूकोज यूरिया, पाई यूरिया, ठीक है। अच्छा सॉरी, आवाज़ जो है ना ओवरलैप हो गई थी, मुझे नहीं समझ आई सही तरह से, तो रिपीट करते हैं। लिपिड कास्ट वगैरह आ सकती हैं, एक्सेलेंट, कास्ट आ सकते हैं। कास्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हम इन सब को अभी डिस्कस करेंगे। कास्ट कौन कौन से कास्ट हो सकते हैं, क्या आपको नाम पता है? हाईलाइन कास्ट हो सकता है। एक्सेलेंट, ठीक है, एक तो हाईलाइन कास्ट हो गए, और RBC कास्ट हो सकते हैं, ठीक है, WBC प्रोटीन्स होते हैं। कास्ट होते हैं। कास्ट बनते ही प्रोटीन से हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं कास्ट के नाम, कास्ट के नाम टैम हॉर्सफुल प्रोटीन्स। बिल्कुल, टैम हाउसफुल प्रोटीन्स से जो बनते हैं उनको कहते हैं हाइलिन कास्ट। इनका क्या था स्पेलिंग, मुझे भूल जाते हैं हमेशा, टैम समथिंग, तो टैम हाउसफुल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो कास्ट बनते हैं टैम हाउसफुल प्रोटीन से उनको कहते हैं हाइलिन कास्ट्स। और किसी तरह के कास्ट्स, ग्रेन्युलर कास्ट भी होते हैं जो मडी ब्राउन से होते हैं। वैक्सी कास्ट, ठीक है, एक्सीलेंट। दो तरह के पता लगे, ग्रैन्युलर कास्ट एंड फाइनली वैक्सी, ठीक है। ग्रैन्युलर मेडी ब्राउन भी होते हैं और वैक्सी कास्ट होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हम असेस कर सकते हैं, वन यूरिन एनालिसिस पे अभी तक हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्वांटिफिकेशन की, इसको मैं थोड़ा साइड पे ले आता हूँ। डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्वांटिफिकेशन की पहली बात, फिर हमने असेस किया कि कास्ट हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रोटीन, ब्लड, सेल्स देखे, कास्ट्स देखे, और कुछ हो सकता है यूरिन एनालिसिस में देखने के लिए, पीएच और ऑस्मोलैलिटी वगैरह। बिल्कुल, ठीक है। तो जी में पीएच आ जाता है, यूरिन पीएच क्या है, नंबर एच है, ऑस्मोलैलिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
मोलैलिटी क्या है? और एपिथेलियल सेल्स हो वो भी दिख जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स जो है ना, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो भी कास्ट्स बनाते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स के ब्रेकडाउन से बनते हैं कास्ट्स। पीएच, ऑस्मोलैलिटी। अच्छा, सेल्स की ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं यूरिन के अंदर? कैसे कैसे सेल्स आ सकते हैं? चलो मैं इधर से लिख लेता हूँ उनको। आरबीसीज एपिथेलियल आरबीसीज, सेल्स। ठीक है। आरबीसीज अगर होंगे तो उनको हम क्या कहते हैं? Hematuria. हेमियोचूरिया कहते हैं। तो उसके अलावा डब्ल्यूबीसीज भी आ गए, और चलो एपिथेलियल सेल्स भी। एपिथेलियल सेल्स भी हो सकती हैं और उनकी वजह से कास्ट बन सकते हैं। एंडोथेलियल भी। एंडोथेलियम वेसल्स के अंदर होता है। पस सेल्स। पस सेल्स। पस सेल्स क्या होते हैं? White blood cell. वाइट वो ब्लड तो सेल्स। पाई या नहीं आएगा ना। बिल्कुल, पाई में आएगा। अब वाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? ग्रेन्युलर एंड ग्रेन्युलर। ग्रैनुलर, नहीं ग्रैनुलर। तो सिंपली अगर मैं थोड़ा सा इजी रखूं तो न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, या साथ ईओसिनो, लिम्फोसाइट्स। हाँ ईओसिनोफिल्स हो सकते हैं, ईओसिनोफिल्स। और इसके अलावा जो मोनो या ल्यूको हो सकते हैं। ठीक है? तो रफली स्पीकिंग दिस इज़ व्हाट वी असेस व्हेन वी परफॉर्म ए यूरिनालिसिस। इसके अलावा यूरिनालिसिस में और भी कुछ चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक पेशेंट है जिसका डायबिटिक है, तो उनमें आपने बताया था कि ग्लूकोज हमें ढूंढ सकता है, मिल सकता है, ग्लूकोज यूरिया लिख लिया था। उसके अलावा एक डायबिटिक पेशेंट अगर उसे डीकेए है तो यूरिन में कीटोन्स मिल सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आप मुझे बताएं कि अगर बैक्टीरिया है यूरिन में तो हमें कैसे पता लगेगा कि बैक्टीरिया है? Nitrites. माइक्रो। कॉलोनीज काउंट करते हैं। सॉरी, रिपीट, ओवरलैप हो गई थी। Nitrites मिलेंगे और enzyme. अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे जो है ना आवाज़ बहुत वो मफल्ड आ रही है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। हाई नंबर ऑफ कॉलोनीज एंजाइम। काउंट करते हैं। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ कॉलोनीज काउंट करते हैं। नंबर ऑफ कॉलोनीज इसी पे काउंट करते हैं या किसी और तरह से काउंट करते हैं? कल्चर करने के बाद। कल्चर करेंगे। अच्छा, यूरिनालिसिस पे हमें पता लग सकता है किसी तरह कि बैक्टीरिया है या नहीं है? Nitrites. माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी, ठीक है, माइक्रोस्कोपी पे अगर आपको नज़र आ सकता है तो माइक्रोस्कोपी ठीक है। और कोई तरीका है? Nitrites स्टेनिंग। और leukocyte esterase. न्यूक्लियोसाइड नाइट्राइट्स और न्यूक्लियोसाइड एक्सरेज। मैं यही सुनना चाह रहा था, लेकिन आप बार बार बोल रहे थे, हम सॉरी, मुझे आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही थी। यूरिन के अंदर नाइट्राइट्स प्लस ल्यूकोसाइड एस्टरेसेस, साइड एस्टरेस ये बताता है। यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर में अगर 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 कल्चर फॉर्मिंग यूनिट्स मिल जाए तो दैट इज डायग्नोस्टिक ऑफ अ यूटीआई। So in short, these are the important investigations, the most important investigations when we're assessing a patient for a nephrological disease. इसके अलावा बिल्कुल ठीक है जो बाकी लिस्ट बताई थी कि जो इन इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं इंक्लूडिंग सीटी स्कैन, आईवीयू, सिस्टोस्कोपी, इनको मैं लिख लेता हूँ और फिर हम ये देख लेते हैं कि ये किस चीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं। तो नंबर 4 में सीटी, नंबर 5 में आईवीयू, नंबर एक्सरे 6 पहले में सही है ना check? यूएसजी। मैं लिख रहा हूँ, मैं इनको अरेंज कर देता हूँ। एक्सरे भी आ जाएगा इधर, 7 एब्डोमिनल एक्सरे या एक्सरे केयूबी, और एक आई थी एंड पे सिस्टोस्कोपी। इन इन्वेस्टिगेशंस का क्या मतलब है, नॉर्मल वैल्यूज़ इनकी क्या होती हैं। अब हम इस कहानी पे आएंगे, और ये अगर आपको थोड़ा सा समझ आ जाए तो रीनल डिजीज़ेस को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। एस्टिमेटेड जीएफआर, नॉर्मल जीएफआर कितना होता है? पर मिनट
कितना, चलो GFR नॉर्मल को छोड़ता हूँ, एस्टिमेटेड GFR, अगर GFR डिक्रीज हो रहा है इसका क्या मतलब है कि यूरिन आउटपुट कम हो रहा है या यूरिन कम बन रहा है? परफ्यूजन। बिल्कुल। तो क्लिनिकली अगर GFR कम है तो क्लिनिकली द पेशेंट विल मैनिफेस्ट एज डिक्रीज यूरिन। सीरम क्रिएटिनिन के लेवल्स 1.5 mg per डेसीलीटर हैं अप टिल नॉर्मल। अगर सीरम क्रिएटिनिन रेज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यूरिन फिल्टर नहीं हो पा रहा या क्रिएटिनिन ब्लड से नहीं फिल्टर हो पा रहा। सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अगेन इफ दिस इज इंक्रीज्ड इसका ये मतलब है कि किडनी का जो फिल्टरिंग फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा। तो इफ द RFTs आर एबनॉर्मल, यानी कि क्रिएटिनिन इज रेज्ड, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज रेज्ड, एस्टिमेटेड GFR जो 120 मिलीलीटर्स होता है पर मिनट नॉर्मली, वो फॉल कर गया है, तो इसका क्या मतलब है? विच पार्ट इज अफेक्टेड, विच एनाटमी इज अफेक्टेड? ग्लोमेरुलस। एक्सीलेंट, ग्लोमेरुलस। हार्ट जिस तरह था, हार्ट वाज एन ऑर्गन, हार्ट फेलियर का क्या मतलब था कि हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और हार्ट का फंक्शन ये था कि जो जितना ब्लड पीछे से आ रहा था उसने आके पंप करना है। सिमिलरली किडनी एज एन ऑर्गन, इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। इफ द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज डिक्रीज्ड, यानी कि EGFR कम है, इफ किडनी इज नॉट एबल टू फिल्टर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, इफ किडनी इज नॉट एबल टू filter the blood urea nitrogen, if it is its quantity is increasing, इसका क्या मतलब है कि किडनी फिल्टर नहीं कर रही है। फिल्टर नहीं कर पा रही, मतलब किडनी का फंक्शन फेल हो रहा है। ठीक है, मतलब द किडनी इज फेलिंग एट इट्स फंक्शन, दिस इज किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। ये बात आपको समझ आई है? इफ द किडनी इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो उसका क्या मतलब है जी भाई। कि किडनी इज फेलिंग। जिस तरह आप हार्ट का था, हार्ट का फंक्शन था पंपिंग ब्लड, इफ इट्स नॉट एबल टू पंप ब्लड इट्स हार्ट फेलियर। लिवर का फंक्शन ये है कि उसने जो कोagulation फैक्टर्स हैं वो बनाने हैं और ब्लड से अमोनिया निकालना है। if patient has coagulopathy, coagulation factors कम हो रहे हैं। if a patient is altered state of consciousness, hepatic encephalopathy develop हो रही है, तो patient has liver failure. Similarly, if the kidney is not able to perform its function, we call it as renal failure. अब renal failure जो है ना टर्म थोड़ी सी वो है, वेग सी है, because it is used in different contexts. तो इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, दिस डिक्रीज इन रीनल फंक्शन, यानी कि EGFR का फॉल करना और इन दो वैल्यूज का करना, इट इज आइदर कॉल्ड क्रोनिक किडनी डिजीज और इट इज कॉल्ड एक्यूट किडनी इंजरी। Chronic kidney disease or acute kidney injury, and they indicate that the glomerular function of the kidney is being affected. AKI और CKD को हम बाद में देख लेते हैं। यूरिनालिसिस, प्रोटीन यूरिया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपने पढ़ा हुआ है काफ़ी डिटेल से 4th ईयर में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहने के लिए कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए प्रोटीन की इन द यूरिन? 3.5 grams per day. 3.5 milligram per day. It should be greater than 3.5 grams per day if the patient is to be nephrotic. अगर इससे कम है फिर सब नेफ्रोटिक रेंज है। सब नेफ्रोटिक, और वो किस में दिखाई देती है? यूजली नेफ्रेटिक सिंड्रोम्स में और नॉर्मली नेफ्रेटिक सिंड्रोम्स में। और ये प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन का फंक्शन किस प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन फिल्ट्रेशन, ये किस एनाटॉमिकल लोकेशन का काम है? Glomerulus. So if the patient has protein in this urine, it means that the glomerulus is affected. ठीक हो गया? Hematuria. Hematuria, ब्लड कहाँ कहाँ से आ सकता है यूरिन के अंदर? Glomerulus. ठीक है, एक्सीलेंट। ग्लोमेरुलस से आता है एज इन नेफ्रेटिक सिंड्रोम्स और
टिब्यूल से आ सकता है, इंटरस्टिशियम से आ सकता है। बिल्कुल, टिब्यूल से आ सकता है, इंटरस्टिशियम से आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है? लारियल का अगर कार्सिनोमा होता है। बिल्कुल, आरसीसी में आ सकता है, टिब्यूल्स में, रीनल सेल कार्सिनोमा में आ सकता है, और यूरेटर में, पेल्विस में, पूरे यूरिनरी यूरिटर, ट्रैक्ट। पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट से हीमेचूरिया प्रोड्यूस हो सकता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये हीमेचूरिया, दिस ब्लड इन द यूरिन, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? अगर वो ग्लोमेरुलस से होगा तो आरबीसीज डिसमॉर्फिक होंगे। एक्सीलेंट। तो एक चीज़ है कि डिस्मॉर्फिक मतलब उनकी शेप खराब हुई हुई होगी। डिस्मॉर्फिक का मतलब है कि दे आर फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ठीक हो क्या? बिल्कुल सही आपने बताया। और और क्या हो सकता है? हीमेचूरिया जब आप पढ़ेंगे तो आप टर्म्स यूज होते देखेंगे कि हीमेचूरिया कैन बी आइदर माइक्रोस्कोपिक और इट कैन बी मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी बता देता हूँ। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, इट कैन ओनली बी डिटेक्टेड ऑन द एग्जामिनेशन, यूरिनालिसिस। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि इट इज़ विजिबल विद द नेकेड आई। माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है कि यूरिनरी लोकेशन, बिल्कुल। सिग्निफिकेंस ये है कि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है, LUT, इसमें इफ देयर इज फ्रेश ब्लीडिंग, it is most likely to be macroscopic. For example, if a patient has bladder cancer, then the patient will have macroscopic urinary factor. लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसको ग्लोमेरुलर डिजीज है या ट्यूबुलर डिजीज है, दैट पेशेंट इज मोस्ट लाइकली या मोर लाइकली टू हैव माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग। ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर डिजीज में किडनी में हो सकती है मैक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग, मगर वो कुछ एक कंडीशंस में होती है। अगर ग्लोमेरुलस डिसफंक्शन है और if there is tubular dysfunction, the bleeding will be microscopic from the kidney. However, there are conditions in which macroscopic bleeding or visible blood can be present in the urine and the disease is localized to the kidney. क्या आपको उस किसी डिजीज का पता है? आपने नाम भी लिया था। मैक्रो या रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, इट्स लोकेटेड पेल्विक स्टोन, स्पेसिफिकली पेल्विक स्टोन पेल्विक स्टोन भी हो सकता है, पर वो किडनी में बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, पेल्विक स्टोन में हो सकता है माइक्रोस्कोपिक, बट अनलाइकली सा है। तो यूजुअली उनमें माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया होता है अनलेस इट्स वेरी लार्ज स्टोन्स में। ठीक है, तो हीमेचूरिया की ये थोड़ी सी सिग्निफिकेंस है। इफ द सेल्स आर डिस्मॉर्फिक, इट्स मोस्ट लाइकली टू बी ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर इन ओरिजिन। If it is fresh blood, normal RBCs, मतलब macroscopic, then it's most likely located in the lower urinary tract. The proteinuria, hematuria. Moving on, cells, WBCs. Neutrophils अगर एक इस पे मिलते हैं यूरिनालिसिस पे, what do they indicate? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Bacterial infection, excellent. और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? यूटीआई। यूटिया, ठीक है। तो UTI या अदरवाइज बैक्टीरिया, सॉरी एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, UTIs, न्यूट्रोफिल्स, दे इंडिकेट UTIs। eosinophils अगर मिलते हैं, व्हाट डू दे टेल अस? हाइपर सेंसिटिविटी ठीक है, excellent. और पैरासिटिक। hypersensitivity reactions or parasitic infections. When eosinophils are present in the urine, they indicate a hypersensitivity reaction called acute interstitial nephritis, AIN. So मैं लिख लेता हूँ acute interstitial nephritis. Acute interstitial nephritis का क्या मतलब है
the interstitium alongside the tubules, क्योंकि दोनों साथ साथ पड़े होते हैं, they are inflamed at the same time, and a hypersensitivity reaction is going on in them. That is why the eosinophils are present inside the urine. So, acute interstitial nephritis. मोनोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स जो है वो कुछ कंडीशंस में होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर टीबी की वजह से है पायोनेफ्राइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, और देयर इज अनदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन गोइंग ऑन सच एज सार्कोइडोसिस, उन कंडीशंस में आते हैं. फिर उनको हम थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी साथ रख लेते हैं. ठीक है. एपिथेलियल सेल्स काफ़ी वजूहात से they can be present to this type of epithelial cells. Epithelium lining is present from the glomerulus till the urethra. They can be present anywhere, मतलब कहीं किसी भी जगह के मसले से epithelial cells हो सकते हैं. इन तीन चीज़ों को ज़रा साइड पे रखते हैं, कास्ट पर रखते हैं. What do casts indicate? इन स्पेसिफिकली इनका नहीं. What do in general casts indicate? कास्ट का क्या मतलब है? कास्ट बनते कैसे हैं यूरिन में? एपिथेलियल सेल से या डब्ल्यूबीसी से बन सकते हैं, आरबीसी से बन सकते हैं. बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों से बन सकते हैं. कास्ट का मतलब क्या है कि दीज सेल्स और शेप्स, देखो कास्ट जब हम कहते हैं ना इन नॉर्मल सेंस भी, उसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ कंटेनर और उसकी कोई भी सब्सटेंस उसकी शेप में मोल्ड हो रहा है. That is what we mean by casting. Whenever casts are present inside urine, inside the urine segment, they indicate that the pathology is localized in the tubules. / glomeruli. कुछ कंडीशंस में glomeruli होते हैं, but mostly it indicates that the pathology is located to the tubules. तो अगर एक पेशेंट है जिसको हेमेटूरिया है and alongside hematuria you see RBC casts, what does this mean? It means that the pathology is located inside the tubules. If a patient has eosinophils in the urine and WBC casts are present, it means that it is acute interstitial nephritis. किसी भी यूटीआई में न्यूट्रोफिल्स होंगे, वेदर इट्स यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेटेराइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस. हाउएवर इफ डब्ल्यूबीसी कास्ट आर प्रेजेंट, इसका ये मतलब है कि द डिजीज, द पैथोलॉजी इज लोकलाइज्ड टू द किडनी, टू द ट्यूब्यूल्स. द पेशेंट हैज पाइलोनेफ्राइटिस. द प्रेजेंस ऑफ कास्ट्स indicate that the pathology is localized in the tubules. हाइलाइन कास्ट्स क्या इंडिकेट करते हैं फिर स्पेसिफिकली, किस कंडीशन में नजर आ सकते हैं? मल्टीपल माइलोमा. मल्टीपल माइलोमा में एक्सीलेंट. तो एक MM है, अदरवाइज दीज कास्ट्स आर आल्सो नॉर्मल. दे कैन बी प्रेजेंट इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स एज वेल. RBC कास्ट्स, किस कंडीशन में RBC कास्ट्स बन सकते हैं? नेफ्रिटिक सिंड्रोम. एक्सीलेंट, नेफ्रिटिक सिंड्रोम. तो देखो नेफ्रिटिक सिंड्रोम और लेट्स से एक पेशेंट है हीमेचूरिया का, उसमें नेफ्रिटिक सिंड्रोम में और यूरिनरी स्टोन्स में कैसे फ़र्क पता लगेगा अगर पेशेंट की प्रेजेंटेशन सेम है जस्ट बाय यूरिनालिसिस? पेशेंट में कास्ट नहीं होंगे ना? कास्ट नहीं होंगे बिल्कुल, बिकॉज यूरिनरी स्टोन्स दे नॉट लोकलाइज्ड टू द ट्यूब्यूल्स. वो पेल्विस से स्टार्ट होता है प्रोसेस. तो कास्ट इंडिकेट ट्यूबुलर पैथोलॉजी. कास्ट बनते तब ही हैं जब प्रोटीन से सब्सटेंसेस आर मोल्डेड इन द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स. तो RBC casts are present in nephritic syndrome. WBC casts किस कंडीशन में हो सकते हैं? UTI. कौन सा UTI? स्पेसिफिक अब हो गया हम थोड़ा सा. नेफ्राइटिस. पायलोनेफ्राइटिस. ठीक है, पायलोनेफ्राइटिस. और दूसरा अगर eosinophils है तो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. ग्रैनुलर और मेडिकास्ट्स, ये किस कंडीशन में बनते हैं? नेक्रोसिस हो जाए. एक्सीलेंट. तो
किस चीज़ का निक्रोसिस होगा? Tubular epithelial cells का। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स का। तो एक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस में एटीएन में ग्रैनुलर और बड़ी कास्ट बनेंगे। और वैक्सी कास्ट किस कंडीशन में बनेंगे? और ब्रॉडकास्ट, ये टर्म ऐसी है, एक कास्ट जो ऐसे दिखाने चाहिए थे, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। वैक्सी कास्ट इंडिकेट के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो श्रंकन हैं, दे आर डिस्मॉर्फिक, और उनका अपना स्ट्रक्चर काफ़ी ऐसे से ख़राब हुआ हुआ है। दीज आर प्रेजेंट इन क्रोनिक किडनी डिसीज, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिसीज। So just by looking at two things, the cells and number two, the presence of casts, you are able to localize the pathology, whether the pathology is located in the glomerular tubular system or whether it is located further down in the urinary tract. बाकी बैक्टीरिया जब यूटिया डिस्कस करेंगे इसको उस वक्त देखेंगे। ग्लूकोज यूरिया की सिग्निफिकेंस ये है कि इट इंडिकेट्स डायबिटीज़। पाईयूरिया और पस सेल्स, प्रेजेंस ऑफ WBCs, अगेन इसको यूटीआई में क्वांटिटेट कर लेंगे। यूरिन का पीएच, यूरिन का पीएच किसी कंडीशन में बढ़ता है, कम होता है? आप किसी को अगर आइडिया हो। यूटीआई में होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में कम होता है। एक्सेलेंट, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है स्पेसिफिकली। चलो स्पेसिफिकली को छोड़ देते हैं। नाइट्राइट्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है, इस ग्राम नेगेटिव्स, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम जब यूटीआई डिस्कस करेंगे तब ये करेंगे। और एक स्टोन में भी कम होता है, एक स्टोन फॉर्मेशन में, वो काफ़ी दोनों आप ओवरलैप करते हैं। स्ट्रूवाइट फॉर्मेशन, हाँ स्ट्रूवाइट फॉर्मेशन, बिल्कुल, उसमें जो है वो पीएच ऊपर नीचे होता है। ज़्यादा डिटेल बाद में देखेंगे। ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी का क्या मतलब है कि यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। Osmolality means concentration. Greater the osmolality, greater the concentration. Concentration किसका काम है? किस पार्ट? ट्यूब्यूल्स का। ट्यूब्यूल्स का काम है, स्पेसिफिकली collecting tubules का। तो if the patient's osmolality is decreased or increased, it means that the tubules are not functioning, either because of lack of hormone ADH or due to a structural deficiency. Ketones, these can be present in diabetic ketoacidosis, TKA, nitrites with equestrase, ये बिल्कुल होते हैं। Urine culture in cases of UTI, CT scan, IVU, USG, X-ray, KUB। जिस तरह हर पेशेंट में हमने डिस्कस किया था कि ड्यू टू दी पॉसिटी या कम होते हैं साइंस और सिम्टम्स, उस वजह से यूरिनालिसिस and RFT is important. Similarly, when we are suspecting any structural abnormality, the first imaging investigation for a patient whom we suspect a urological or nephrological problem is a ultrasound, an ultrasound of the kidney, ureter, bladder. CT scan, IVU, X-ray, cystoscopy. CT scan किस कंडीशन में करते हैं? ट्यूमर्स, ठीक है, स्टोन्स एंड ट्यूमर्स, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ट्यूमर के केस में, बिल्कुल स्टोन्स एंड ट्यूबर्स के केस में। और फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में भी पता लग जाता है। एक्सीलेंट, ये आपको यही चीज़ें अगर ज़्यादा बड़ी हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड में भी नज़र आ जाएंगी, उनकी ज़्यादा डिटेल आपको CT में नज़र आएंगी। IV यूरोग्राम इज़ एन इन्वेस्टिगेशन विच इज़ डन टू विजुलाइज द सिस्टम अगेन। इसकी सिर्फ ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि इट वाज यूज्ड इन द पास्ट, नाउ CT हैज़ रिप्लेस्ड IVU। सिर्फ एक या दो कंडीशंस हैं जिनमें कहते हैं IVU, वो सर्जरी की बातें हैं, वो सर्जरी जब मौका मिला तब डिस्कस करेंगे। X-ray KUB, इट इज़ यूज्ड टू सी रेडियो ओपेक स्टोन्स, क्योंकि रेडियो ल्यूसेंट हों तो वो नज़र नहीं आएंगे। एंड फाइनली सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी इज़ यूज्ड टू लुक एट द ब्लैडर when we suspect that the pathology is inside the bladder. Cystoscopy is very important if we are suspecting that the patient has bladder cancer या bladder polyp या bladder stone, तो आप cystoscopy परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो हैं वो
यूरोलॉजी डिस्कस करने का टाइम मिला तब आप करेंगे। तो इतना ज़्यादा यूरेट्रोस्कोपी भी की जा सकती है, यूरेट्रोस्कोपी को भी इन्वेस्टिगेशन में रखा जा सकता है। यूरेट्रोस्कोपी, यूरेटेरोस्कोपी का मतलब है आप स्कोप से यूरेटर को देख रहे हैं, और वो भी तब आप करते हैं कुछ सर्जिकल कंडीशंस में करते हैं जब आप यूरेटर को अंदर से देखना चाहते हो। यूरेटेरोस्कोपी आप करते हैं जब आपको, मैं लिख लेता हूँ, यूरेटेरोस्कोपी whenever you are suspecting a obstruction or a stricture of the ureter। और दूसरी बात यह है कि अगर स्टोन है कोई, तो स्टोन के रिट्रीवल के लिए, यूरेटर में स्टोन है उसको निकालने के लिए भी यूरेटेरोस्कोपी, यूरेटर के अंदर स्कोप डाल के आप स्कोप के देखते हुए उसके अंदर से आप स्टोन रिमूव कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर्स हैं, स्ट्रक्चर, इसकी ट्रीटमेंट, स्टोन रिमूवल, दीज आर ऑल सर्जिकल प्रोसीजर्स, और दीज आर डिस्कस्ड इन यूरोलॉजी। आप ये दो फील्ड्स देखेंगे कि वन इज़ नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी इज़ मेडिसिन, द अदर इज़ यूरोलॉजी, यूरोलॉजी इज़ सर्जरी। Nephrology deals with everything related to the kidney itself, मतलब glomeruli tracts, glomeruli collecting tubules, renal pelvis तक मसले जो हैं मोस्टली वो nephrology देखती है। Urology deals with everything down, मतलब इस किडनी के अलावा जो है ना everything else surgically वो देखते हैं, such as stones, urinary stones वो urology में है, strictures in urology, bladder outlet obstruction urology, bladder tumor urology, and even renal tumors, kidney tumors such as renal cell carcinoma वो भी urology देखती है। तो ये एक थोड़ी सी इनमें डिफरेंशिएशन है। CT स्कैन, एक्सरे, सिस्टोस्कोपी, यूरेटरोस्कोपी, these are urological investigations, their indications are urological and their purposes are urological। भाई हमारे सेटअप में डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है। डिपार्टमेंट बिल्कुल भाई फर्क है। MRI होता है? MRI भी होता है बिल्कुल। भाई इसमें MRI होता है इनका? MRI हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, MRI भी हो सकता है। MRI जो है वो भी एक तरह से यूजली सर्जिकल एक है, नहीं दोनों में कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली MRI भी देखो ट्यूमर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन इसकी इंडिकेशन वो है, और ट्यूमर्स भी बल्कि MRI के अलावा CT पे काफ़ी अच्छे नज़र आ जाते हैं। तो MRI भी इन्वेस्टिगेशन है, एंड इट्स यूज इज मोर और लेस द सेम एज अ CT। इट इज़ यूज टू लुक एट masses, bodies or any structural abnormality. It is also an investigation which we can use। ये जो है डिफरेंस ये हर जगह है। सर्जरी में यूरोलॉजी वार्ड आप जाएंगे, मेडिसिन में आप नेफ्रोलॉजी यूनिट जाएंगे, तो ये डिफरेंसेस एक्चुअल हैं, असल में होते हैं। इस जो हमने इतना ज़्यादा टाइम आज लगा दिया सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पे, उसका सारा मकसद ये था कि डिजीज़ के साथ साथ साइन, सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशंस पे फोकस हो, क्योंकि जितने भी नेफ्रोलॉजिकल डिजीज़ हैं, रीनल मेडिसिन, इसमें साइंस और सिम्टम्स कम होते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इनमें से कोई एक या दो वो ज़्यादा आती हैं प्रेजेंटेशन में, और इन्हीं की बेसिस पे ही हमें डिज़ीज़ का पता लगता है। अब इसमें एक चीज़ जो है वो मेरे जहन में अभी आई है, मैं आपको बता देता हूँ। सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर ये इंक्रीज हो जाए इन द ब्लड, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एजोटीमिया। आपने ये टर्म पढ़ी होगी 4th ईयर में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एजोटीमिया। यूरेमिया क्या होता है? When it produces the signs. ठीक है, बिल्कुल। तो एजोटीमिया अगर एक पेशेंट को है, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इंक्रीज क्रिएटिनिन है, इंक्रीज प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सक्रीट होने थे, इफ़ दीज हैव क्लिनिकल फीचर्स या इनके साइंस और सिम्टम्स डेवलप हो जाएं, then such a patient is said to have developed uremia। This was uremia। Renal medicine, specifically nephrology, we discussed the diseases, कुछ के नाम हमने देखे हैं, कुछ symptomatologies हमने देखी हैं, साइंस पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया, और मेन फोकस टुडे वाज ऑन द इन्वेस्टिगेशंस। उसी के साथ हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रीफली, उसके कुछ केसेस देख लेते हैं, ट्रीटमेंट्स कल डिस्कस कर देंगे अगर आज टाइम रहा। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एक्यूट किडनी इंजरी।
मेरे एक क्वेश्चन था। जी पूछे। एक हम जीपी में बीपी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैंने जो है ना थोड़ा सा ओवरलुक किया इस चीज़ को, क्योंकि स्पेसिफिक जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन है ना, जिस तरह सीरियस एग्जामिनेशन है, उसकी एक वीडियो भी थी, प्रॉपर स्टेप्स थे, उस तरह रीनल सिस्टम की एग्जामिनेशन कोई नहीं है। वो एब्डोमिनल का पार्ट ही है एक तरह से, और इसी वजह से क्योंकि किडनीज छुपी हुई हैं, मतलब वो पेरिटोनियल कैविटी से भी पीछे हैं, एग्जामिनेशन ना थोड़ी सी नॉन सेंसिटिव है। मतलब एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स तब आती हैं जब पेशेंट का डिजीज़ काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका होता है। ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी अहमियत बढ़ जाती है इन केस में। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एक्यूट किडनी इंजरी। अब हमने जब इन्वेस्टिगेशंस देखी थी तो तब हमने क्या कहा था कि there are some investigations which help us identify the disease process if it is located in the glomerulus, और वो किडनी के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, वो क्या थे, वी कॉल्ड देम RFTs। और कौन कौन से RFTs हमने आज डिस्कस किए हैं? Estimated GFR, creatinine, and blood urea nitrogen. Estimate GFR, creatinine, and finally blood urea nitrogen. If estimated GFR falls, clinically what will happen to the patient? Yeah, clinically what will be the condition of the patient? Anuria. एंजूरिया और डिक्रीस्ड। आप एंजूरिया ना बोलें इस वक्त, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगा हाउ विल यू डिफाइन एंजूरिया, तो हाउ विल यू डिफाइन एंजूरिया? No urine output. Less than 100. लेस देन 100। तो अगर एक पेशेंट का यूरिन आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो है ना, तो उसका ये मतलब है कि एंजूरिया नहीं है उससे। ये बात मैंने भी बता दी है, इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। देखो, तो दीज आर रीनल फंक्शन टेस्ट विच इंडिकेट दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द रीनल फंक्शनिंग। एस्टिमेटेड GFR कम होगा तो इसका ये है कि पेशेंट विल प्रेजेंट विद डिक्रीज यूरिन आउटपुट। इफ द रीनल फंक्शंस आर डिक्रीज्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, let's say 12 hours, 24 hours, up to 48 hours, if renal function is decreased up to 48 hours, then the patient will said to have suffered acute kidney injury. इसके लिए जो सिनोनिमस या पुरानी टर्म्स थी वो एक्यूट रीनल फेलियर भी था, बट नाउ द स्टैंडर्ड टर्म इज एक्यूट किडनी इंजरी। एंड इफ एस्टिमेटेड GFR या creatinine या blood urea nitrogen, they are prolonged or they are increased or deranged for a period of greater than 3 months, then the patient is said to have chronic kidney disease. This is the first differentiation between acute kidney injury and chronic disease. And इसमें भी specifically हम दो चीज़ें देखते हैं. When we are trying to say that a patient has an acute kidney injury, we are actually referring to two things. First, the first is there is a decreased urine output. The first is decreased urine output. The second is increased creatinine. We do not use GFR for the in acute kidney injury. इसका क्या rationale है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना अभी तक मैंने पढ़ा हुआ है कि it's a better indicator, creatinine. When we are quantifying acute kidney injury, we use creatinine and serum urine output. जब हम chronic kidney disease की बात करते हैं, we use the GFR of the patient, eGFR or otherwise calculated, and we use a ratio called albumin to creatinine ratio, which is also termed an A ratio, CR ratio, ACR. So if a patient has decreased urine output or increased serum creatinine in the duration of 48 hours, the patient is said to have acute kidney injury. If the patient has these problems for greater than 3 months, यानी कि साल पहले क्रिएटिनिन कम था, GFR कम हुआ, अभी साल बाद आपने करवाया कम था, then the patient is said to have chronic kidney disease.
ठीक है। GFR और यूरिन आउटपुट प्रोपोर्शनल नहीं होते, या हम ये नहीं कह सकते एक दूसरे को डिक्रीज करते हैं? यूरिन आउटपुट और जीएफआर प्रोपोर्शनल बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ आती है। आपको पता है कि जितना जीएफआर होता है, मतलब जीएफआर ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है फ्लूइड, वो सारा का सारा तो नहीं ब्लैडर तक पहुंचता। पहले जब वो लूप्स से गुजरता है, असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, डिस्टल ट्यूब्यूल, वहाँ पे कुछ पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है। उसके बाद आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं जहाँ पे एडीएच काम करता है। एडीएच के काम करने से फ्लूइड एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है। तो जीएफआर जहाँ से फिल्टर होता है, वहाँ से आके रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। तो ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स इसको साथ साथ इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ठीक। ठीक है, तो this is the differentiation between acute kidney injury and chronic kidney disease. Both are syndromes in which the renal function is decreased. अब decreased urine output से क्या मतलब है? Decreased urine output में clinically, when will you say that a patient has decreased urine output? उसके लिए आपको normal urine output पता होना चाहिए। Normal urine output is 0.5 milliliters per kilogram per hour. ठीक है, दिस इज नॉर्मल यूरिन आउटपुट। मीनिंग दैट कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट वैसे मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं वार्ड के अंदर? फॉलीज पास करके फॉलीज पास, बिल्कुल, फॉलीज पास करके आप यूरिन आउटपुट देखते हैं कितना आ रहा है। इफ according to the weight of the patient and the calculations, if it is 0.5 milliliter per kilogram per hour greater, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट में दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। वन इज ओलिगोयूरिया, द अदर इज एनयूरिया। ओलिगोयूरिया means that the urine output is less than 0.5 milliliters per kilogram per hour. ठीक है, this is oliguria, and anuria is less than 0.3 milliliters per kilogram per hour for 6 hours. ठीक है, ये जब टर्मिनोलॉजीज आप यूज करते हैं, इनका ये मतलब होता है। इफ अ पेशेंट हैज़ नो यूरिन आउटपुट, यानी कि यूरिन आउटपुट आपने पेशेंट के अंदर फॉली कैथेटर पास किया हुआ है, साथ एक यूरिन बैग अटैच किया हुआ है, और पेशेंट का पिछले 2 घंटे से यूरिन आउटपुट 0 है, उसका ये मतलब है कि फॉलीज कैथेटर में कोई ब्लॉकेज है। क्योंकि वट एवर द कंडीशन इज, सम यूरिन इज बाउंड टू पास। ठीक है, इन एंड्यूरिया 24 आवर्स के अंदर देर माइट बी ओनली 30 or 40 ml of urine, but urine production will be there. If a patient has no urine production, first clear out the Foley. Suspect that the Foley catheter is blocked. तो ये है कुछ डेफिनेशंस इसकी। एंड्यूरिया की डेफिनेशन मुझे इस वक्त कंफर्म नहीं है, मैं इसको आपको कंफर्म कर दूंगा, बट दिस इज हाउ यू डिफाइन एंड्यूरिया। ठीक है, नॉर्मल यूरिन क्या है? इफ यू आर सेइंग अ पेशेंट हैज डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, देन यू मस्ट नो दैट डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट मींस लेस देन 0.5 मिलीलीटर per kilogram per hour. And based on these मतलब डिक्रीज कितनी देर के लिए कितना डिक्रीज होता है, एक्यूट किडनी इंजरी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 stages: stage 1, stage 2 and stage 3. Based on these stages, acute kidney injury उसकी severity क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन स्टेज 1 the severity will be mild, in stage 2 the severity will be increased. So these two factors are used. One is increased creatinine, the other is decreased urine output, and so it is classified based on this. इस टेबल को थोड़ा सा गौर से देखें। Creatinine and urine output criteria. If the urine output is less than 0.5 milligrams, 0.5 milliliters per kilogram per hour, it means oliguria and it means acute kidney injury. If the serum creatinine is increased more than 0.3 milligrams per deciliter of the baseline,
या नॉर्मल पेशेंट का 1 है, इट इज़ इंक्रीज 1.5 टाइम्स, यानी कि 1 से 1.5 या 1.5 अपर लिमिट होती है नॉर्मल की। तो इफ़ इट इज़ 2, तो उसका ये मतलब है कि द पेशेंट हैज़ एक्यूट किडनी इंजरी। तो सिंपली दिस इज स्टेजिंग। और अगर स्टेजिंग ना करें, व्हेन विल यू नो दैट द पेशेंट हैज़ एक्यूट किडनी इंजरी? व्हेन द पेशेंट्स यूरिन आउटपुट विल बी लेस देन 0.5 milliliters per kilogram per hour, or if the creatinine is increased more than 1.5 times the baseline. ये बात क्लियर हो गई है आप सबको? भाई इन दोनों में से कोई सा भी एक हो तो दैट विल सफाइस किडनी। बिल्कुल, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो तो दैट विल सफाइस। अब आप मुझे ये बताएं कि 4th ईयर में आपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस होंगी स्पेसिफिकली AKI के लिए, वो पढ़ी होंगी, पढ़ी हैं या नहीं? मैं नाम लेता हूँ, आपको मुझे बताना है। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टू क्रिएटिनिन रेशो, और यूरिन ऑस्मोलैलिटी। इनका ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से ब्रीफली, और फिर हम आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम इस पर ज़्यादा दोबारा आ जाएंगे। वैसे भाई वो जो आपने कहा है कि एक हो, तो वैसे तो वो दोनों को एग्जिस्ट ही करेंगे ना? यूजुअली को एग्जिस्ट करते हैं, पर दोनों क्राइटेरिया यूज़ हो सकते हैं। मतलब अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हुआ है तो AKI है, यूरिन आउटपुट नहीं है, सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज हो गया, वो तब भी AKI है। जो सीरम क्रिएटिनिन है ना, इट्स लैब इन्वेस्टिगेशन, दूसरा क्लिनिकल क्राइटेरिया है। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस ना हमेशा ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, यानी कि वो जल्दी पिक कर लेती हैं मसले को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपन्स फर्स्ट, देन दिस हैपन्स। Either of the two is enough for diagnosis. अच्छा, अब ये एक्यूट किडनी इंजरी किस वजह से डेवलप हुई है, उसको देखने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करते हैं, और उन इन्वेस्टिगेशंस का नाम है नंबर 1 फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम फेना, नंबर 2 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टू क्रिएटिनिन रेशो, नंबर 3 यूरिन ऑस्मोलैलिटी। अच्छा, किसी नॉर्मल कंडीशन में आपको पता है कि यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है? ऑस्मोलैलिटी। अच्छा, डिहाइड्रेशन, एक्सीलेंट। तो डिहाइड्रेशन इज अ नॉर्मल कंडीशन, उसमें यूरिन आउटपुट कम होता है, इतना कम नहीं होता लेकिन कम होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन, इफ अ पर्सन हैज़ डिहाइड्रेशन, आप मुझे ये बताएं कि क्या किडनी फंक्शन, अगर किडनी डिजीज नहीं है, अ पेशेंट हैज़ डिहाइड्रेशन, तो क्या किडनी अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? लेट्स से कि डिहाइड्रेशन है, but there is enough blood, enough perfusion to maintain the kidney tissues die नहीं कर रहे, kidney is still alive, the tissue are well perfused. Will kidney function be affected or not? No. No, it should be minimally affected, or it should not be affected. तो अगर किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि सोडियम जो ट्यूब्यूल से, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा है, it should be reabsorbed in the tubules. This is the normal condition. Agreed? नॉर्मल यही है ना कि किडनी में जो ग्लोमेरुलस से सोडियम फिल्टर हो रहा है, इट शुड बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। जी भाई। बिल्कुल। तो नंबर 1 ये चीज़ होगी। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, मीनिंग कि सोडियम कितना एक्सक्रीट हो रहा है। इफ द किडनीज फंक्शन इज नॉर्मल, if sodium is being reabsorbed in the tubules, then fractional excretion of sodium will be less than 1%. मतलब comparatively less sodium is excreted inside the urine. Number 1. Let's say कि if this
चलो इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं. लेट्स से इफ द किडनी इज डिजीज इटसेल्फ, देयर इज अ डिजीज प्रोसेस और पैथोलॉजी व्हिच इज अफेक्टिंग बोथ द ग्लोमेरुलाई एंड द ट्यूब्यूल्स. तब क्या होगा? ग्लोमेरुलस विल फ्रीली फिल्टर द सोडियम एज इट नॉर्मली डज, बट विल द ट्यूब्यूल्स reabsorb the sodium if they are damaged? No. No. So in such conditions, relatively greater amounts of sodium will be uh, uh, set out in the urine, will be excreted in the urine. तो भाई फ्रैक्शन, आप एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे दोबारा से? मैं रिपीट कर दोबारा देता से हूँ. फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है ना, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है. बेसिकली दिस कंपेयर्स के कंपेयर टू क्रिएटिनिन सोडियम कितना एक्सक्रीट हो रहा है. तो मैथ्स की बजाय सिंपल बात में रखते हैं कि सोडियम इज एक्सक्रीटेड और फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस और रीएब्जॉर्ब होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर. तो इफ दिस नॉर्मल किडनी में यही होता है कि ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ, ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्ब हुआ. इन सच अ केस the fractional excretion of sodium is less than 1%, meaning less fraction of sodium is excreted into the urine. However, if the tubules are damaged, tubules जब damage हो रही हैं, तो the sodium which is filtered from the glomerulus, it is not reabsorbed into the tubules. In such a case, a greater fraction of sodium is excreted into the urine. यानी कि tubules जब काम नहीं कर पा रहे तो एक ज़्यादा तादाद सोडियम की यूरिन में एक्सक्रीट होगी. तो इफ देयर इज एनी रीनल प्रॉब्लम कॉजिंग एन एक्यूट किडनी इंजरी, देन द फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम विल बी इंक्रीज्ड. थैंक यू भाई. ठीक है, तो दिस इज फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम. तो अभी हमने जो डिहाइड्रेशन की बात की थी, इन सच केसेस इफ द किडनी इज फंक्शनिंग नॉर्मली और द किडनी इज वेल परफ्यूज्ड, so in such cases the fractional excretion of sodium will be low. It should be less than 1 as it is normal. However, if the disease progresses, the kidney might be damaged or मतलब जब kidney damage होगी, then fractional excretion of sodium will be increased. So the first important investigation is fractional excretion of sodium. It is normal or decreased in value, less than 1 if the patient is normal. Or number 2, if the patient has dehydration or severe hypovolemia. In such a case, the kidneys are well perfused, however the patient is still dehydrated. अब अगर ऐसे केस में लेट्स से कि डिहाइड्रेशन ट्रीट नहीं होती एंड द डिहाइड्रेशन वर्सन्स, फिर क्या होगा? फिर जीएफआर कम हो जाए तो फिर होगा, जीएफआर कम हो जाएगा तो पर अगर ट्यूब्यूल्स का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, सोडियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, तो दैट डिक्रीज्ड डिहाइड्रेशन और hypovोलेमिया will cause kidney damage. So that dehydration can cause renal injury and the fractional excretion of sodium will increase. लेकिन भाई उस केस में तो फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगी ना सोडियम की. सोडियम की फिल्ट्रेशन, जीएफआर कम हो जाएगा, लेकिन आप ये देखो ना, कंपेयर करो कि जितना सोडियम ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा है, आपको पता है कि ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड. ठीक है, तो जितना ज़्यादा फिल्टर हो रहा है तकरीबन उतना ही रीअब्सॉर्ब हो रहा है सोडियम. आप ये देखो कि फिल्ट्रेशन तो कम होगी क्योंकि जीएफआर कम हो रहा है, हाउएवर जो रीअब्सॉर्प्शन का फंक्शन है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो सारा ख़राब हो रहा है. तो इवन दो लेस अमाउंट इज फिल्टर्ड, more amount of that filtered sodium is excreted instead of being reabsorbed. यानी कि अगर 100 है तो 100 में से almost 90 is reabsorbed, 10 excrete हो रहा है, compared to 60 है, 60 में से सिर्फ 10 reabsorb हो रहा है तो 50 excrete हो रहा है. तो इस तरह का एक प्रोपोर्शन बन जाता है. ठीक हो गया? जी भाई. The second is blood urea nitrogen to creatinine ratio. अब इसकी फिजियोलॉजी मुझे खुद इतनी अच्छी तरह से नहीं पता, लेकिन इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इफ़ द रेशियो इज़ ग्रेटर देन 20, इफ़ द रेशियो इज़ लेस देन 20.
इनकी पैथोफिजियोलॉजीज अगर ज़्यादा आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आती तो फिर मैं ढूंढ के बता दूंगा. इफ़ इट इज़ लेस देन 20 इट मीन्स दैट द किडनी इज स्टिल फंक्शनिंग, एंड इफ इट इज़ less than 20 it means that the kidney itself is diseased. ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का रेशियो था. एंड नंबर 3 ऑस्मोलैलिटी. ऑस्मोलैलिटी में दो चीज़ें हैं. इफ ऑस्मोलैलिटी इज ग्रेटर देन 500, और चलो इसको एक से बताते हैं. ऑस्मोलैलिटी मीन्स दैट द यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड और नॉट. If the kidneys are functioning normally, will they be able to concentrate urine or not? Yes. Yes, बिल्कुल कर पाएंगे. तो किस कंडीशन में यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनना चाहिए? Dehydration. बिल्कुल. तो if the urine osmolality is greater than 500 milliosmoles per liter, yeah, ml I'm not sure, but 500 milliosmoles, it means that patient is dehydrated. The kidneys are still somewhat functioning, hence they are able to concentrate. However, if the osmolality is less than 350, इसका क्या मतलब है? Let's say the kidneys are not able to concentrate the urine. या तो किडनी की प्रॉब्लम है या Overhydration. है. बिल्कुल. तो या किडनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या एडीएच, और इस कंडीशन में किडनी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. तो इन सच केसेस वी नो दैट द पैथोलॉजी इज अफेक्टिंग द रीनल सेल्स और द रीनल ट्यूब्यूल्स themselves. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 investigations we can decide, or we can know whether the disease it is affecting the kidney itself, ताकि किडनी का मसला हो रहा है, और it is affecting the blood supply of the kidney, or it is affecting the outflow of the urine. Outflow of the urine को मैंने अभी इसमें लिखा नहीं है, but if the outflow of the urine is affected, it is called post-renal. Renal का क्या मतलब है कि किडनी के अंदर मसला है. प्री-renal का क्या मतलब है कि किडनी से पहले, यानी कि किडनी की ब्लड सप्लाई में मसला है, यानी कि हाइपोवोलीमिया है. तो रीनल और पोस्ट रीनल की जो ये फीचर्स है, मोर और लेस दे आर द सेम. The main difference is in the features between pre-renal AKI and renal AKI. इसको मैं जल्दी से summarize करता हूँ. If a patient has less than 0.5 milliliters per kilogram per hour of urine output, or if their serum creatinine level is greater than 1.5 times the baseline, this means that the patient is suffering an acute kidney injury. Acute से मतलब क्या है? It is within 48 hours. In such a case, it is necessary to see whether the injury or the pathology is directly affecting the kidney, or whether it is in the blood supply of the kidney or in the drainage system, the urine output. How do we do that? We see these 3 important investigations. These are their values, and they tell us whether the kidney injury is renal, pre-renal or post-renal. अब प्री-रीनल, रीनल और पोस्ट-रीनल की हमें आरएफटीज में ये वैल्यूज हमें आरएफटीज में मिल जाएंगी कि हमें अलग से करानी पड़ेंगी लैब में? आरएफटीज में देखो, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन, ये आरएफटीज मिलती है. ऑस्मोलैलिटी आपको यूरिनालिसिस पे मिलेगी. जो फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है ना, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये एक रेशो है जिसमें यूरिन क्रिएटिनिन, प्लाज्मा क्रिएटिनिन और वो चीज़ें निकलती हैं. तो ये शायद एक फ़र्क इन्वेस्टिगेशन है इन इटसेल्फ. ये बाकी तो ये आरएफटी है, ये यूरिनालिसिस है, ये जो है ना सेपरेट है आई थिंक. भाई जब यूरिन एनालिसिस आती है तो उसमें यूजुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई होती है. स्पेसिफिक वो भी ग्रेविटी, ये इंडिकेट करेगी. हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक ग्रेविटी यही इंडिकेट करती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी जो नॉर्मल वैल्यू है उसकी मैं पॉइंट्स लगाऊं तो 0.02 अपर लिमिट होती है. तो इफ़ इट्स ग्रेटर देन 0.02 मतलब इसका है कि यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड, एंड इफ इट्स लेस देन 1.012 या 10, तो इट मीन्स दैट इट इज़ डाइल्यूटेड. बिल्कुल स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है ऑस्मोलैलिटी. ऑस्मोलैलिटी एग्जैक्ट क्वांटिफाई करती है, तो कुछ जो क्राइटेरिया हैं उनमें ऑस्मोलैलिटी यूज़ होती है, लेकिन अगर ऑस्मोलैलिटी ना हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी अ रफ एस्टिमेट टू दैट.
ठीक है। मतलब अच्छे सेटअप्स में ऑस्मोलैरिटी मिल जाएगी, अच्छे से मुराद वेल ऑफ सेटअप्स में, या और कहने कुछ जगह स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कुछ जगह नहीं है, पर हमें जो जो सीखना है ना, वो हमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिहाज से सीखना है। मतलब हम इस लिहाज से सीखेंगे कि वी एज्यूम दैट ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस आर प्रेजेंट टू अस, हम उस लिहाज से सीखेंगे। इन प्रैक्टिस क्या हो सकता है चीज़ें काफ़ी फ़र्क होती भी हैं। Knowledge, we have to assume that we have all these facilities available to us. तो अभी तक हमने प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल देखा था। अब इनके डिफरेंट कॉजेज होते हैं। देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ प्री रीनल AKI, रीनल AKI एंड पोस्ट रीनल AKI। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस देम टुमारो। ठीक है, हाशिर ने एक फार्मूला डाल दिया है अंदर फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम का। ये यूरिनरी सोडियम इनटू प्लाज्मा क्रिएटिनिन डिवाइडेड बाय एक और इसका होता है, तो फार्मूला भी आप लोग देख लेना, ये भी लिख रहा है शायद। तो बाकी इंशाल्लाह कल हम डिफरेंट कॉजेस डिस्कस करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी के।